दोस्तों, हमारी जिंदगी में कई बार हम खुद को एक मुश्किल घड़ी में पाते हैं। कई बार हमें बड़े फैसले लेने पड़ते हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता होता कि वो सही है या गलत। क्या उस फैसले का परिणाम हमारे जीवन में खुशियां लाएगा या मुसीबत? लेकिन कई बार हमारे पास सही निर्णय लेने की सुझाव नहीं होते और हम जल्दबाजी में फैसला कर लेते हैं, और उन फैसलों की वजह से हमारी जिंदगी सुखमय हो सकती है या फिर हमारी जिंदगी नरक से भी बढ़कर हो सकती है। इसलिए सही फैसला लेने की क्षमता हमारे जीवन में सफलता हासिल करने के लिए आवश्यक है। तो चलिए आज की इस बोध कहानी के माध्यम से जानते हैं कि जीवन में सही फैसले कैसे लिए जाएं, और यह भी कि सही निर्णय लेने के तरीका कौन सा है। तो बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, कई साल पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक बौद्ध भिक्षु निवास कर रहे थे, जिन्हें सभी जगहों पर उनके ज्ञान के बड़े चर्चे थे। वह बौद्ध भिक्षु बहुत ज्ञानी थे। उनके पास लोग बहुत दूर दूर से आते थे ताकि वे उनसे अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सके। उनके पास कोई भी कैसी भी समस्या लेकर क्यों न आए, वह समस्या का समाधान अवश्य करते थे। जब भी वह किसी की समस्या सुनते तो उस समस्या को बड़े ही ध्यान से सुनते समझते उसमें लीन हो जाते, और उसके बाद कुछ देर के लिए वह आंखें बंद करते और समस्या के बारे में अच्छे से सोच विचार करते और उसके बाद उसका समाधान देते। ऐसे में कोई भी व्यक्ति उनके बारे में केवल एक ही बात सोचता था, शायद इन साधु के पास कोई ऐसी चमत्कारिक शक्तियां हैं जिससे यह समाधान पूछते हैं और उसके बाद हमें वह समाधान बताते हैं। एक बार एक युवक ने उन महाराज से यह पूछ भी लिया। उस शिष्य ने पूछा, क्या आपके पास ऐसी कोई चमत्कारी शक्तियां हैं जिसके कारण आप हमारी समस्याओं का समाधान करते हैं, या आपके पास ऐसी कोई दिव्य दृष्टि है जिससे आप हमारी समस्याओं का समाधान खोज पाते हैं? उस युवक की यह बात सुनकर वह साधु जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन उन्होंने उस युवक की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसके कुछ ही दिनों बाद उस राज्य में एक बड़ी अजीब सी घटना घटी। उस राज्य में एक बुढ़िया औरत रहा करती थी, जो अपने पूरे घर में अकेले ही रहती थी। उसका कोई ना था। उस राज्य से होकर 4 मित्र अपने घर की ओर जा रहे थे। वे लोग दूसरे नगर में काम करके पैसा इकट्ठा करके अपने गांव की ओर जा रहे थे। यह बात बहुत पुराने जमाने की है, जब यातायात के साधन ना हुआ करते थे, इसलिए वे लोग पैदल ही यात्रा किया करते थे। इसी कारण वे चारों मित्र अपने अपने धन को इकट्ठा करके अपने गांव की ओर प्रस्थान कर रहे थे। उन चारों ने अपना अपना प्लस एक छोटी सी पोटली में रखा था, और उसी पोटली में उन सब की सारी कमाई थी। तभी उन चारों मित्रों में से एक मित्र कहता है, मित्रों, इस तरह से यदि हम अपना धन अलग अलग रखेंगे तो इससे हमारा धन चोरी हो सकता है। क्यों ना हम अपना सारा प्लस एक ही पोटली में रख दें, जिससे हम सब इस पर ध्यान भी दे सकेंगे और हमारा धन सुरक्षित भी हो जाएगा, और जब हम अपने गांव पहुंच जाएंगे तो हम वहां पर अपना अपना हिस्सा इसमें से ले लेंगे। उन तीनों मित्रों ने उस युवक की बात मान ली और वे सभी मिलकर अपना प्लस एक ही पोटली में रख देते हैं, और वे सभी मिलकर अपने गांव की ओर आगे बढ़ते हैं। चलते चलते काफी समय बीत चुका था और अब रात्रि होने वाली थी। तभी आगे चलकर रास्ते में उन्हें एक घर दिखाई दिया, जहां पर एक बूढ़ी औरत रहा करती थी। रात्रि का समय भी हो चुका था और उन चारों मित्रों को रात रुकने के लिए कोई ना कोई जगह की आवश्यकता भी थी। ऐसे में उन चारों ने मिलकर यह योजना बनाई कि वे लोग आज रात इसी घर में ठहरेंगे। इसलिए वे चारों लोग उस घर की ओर आगे बढ़ते हैं। उस घर का दरवाजा खटखटाते हैं।
तभी सामने से एक बूढ़ी औरत दरवाजा खोलती है और उन चारों मित्रों में से एक मित्र हाथ जोड़कर उस बूढ़ी औरत से कहता है, माताजी, हम अपने गांव की ओर जा रहे थे, लेकिन यहाँ रास्ते में ही रात हो गई और अब हम इतनी रात में सफर नहीं कर सकते, इसलिए हमारी आपसे विनती है कि हम आपके यहाँ पर एक रात रुकना चाहते हैं। कल सुबह होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। उस बूढ़ी औरत ने काफी देर सोच विचार किया और उसके बाद वह बूढ़ी औरत कहती है, ठीक है, तुम सभी आज रात के लिए यहाँ पर रुक सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं खाना बनाने जा रही हूँ, कहो तो तुम लोगों के लिए भी बना दो। उन चारों ने सहमति जताते हुए कहा, हाँ बिल्कुल। उसके बाद उन चारों मित्रों ने वरधन की पोटली उस बूढ़ी औरत को डोट थमा दी और कहा, माताजी, इस पोटली में हमारे साल भर की कमाई है। हम चारों ने अब तक का अपना सारा कमाया हुआ धन इसी में रखा है और अब हम इसे आपको सौंपते हैं, क्योंकि यह हम चारों से ज्यादा आपके पास सुरक्षित होगा। हम बस इतना चाहते हैं कि यदि हम चारों में से कोई एक व्यक्ति से लेने आए तो आप इस पोटली को उसे मत देना जब तक कि हम चारों एक साथ इस पोटली को लेने ना आए। तभी वह बूढ़ी औरत कहती है, ठीक है बेटा, कि तुम चारों एक साथ आओगे तभी मैं इस पोटली को आपको सौंपेंगी, और वैसे भी आप लोग तो सुबह यहाँ से चले जाने वाले हैं। मैं आपको सुबह ही यह पोटली थमा दूंगी। वह धन की पोटली उस बूढ़ी औरत को थमाकर चारों मित्र निश्चिंत हो जाते हैं कि अब उनका धन सुरक्षित है और वे लोग खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह जब वह चारों उठते हैं तो सभी लोग अपनी आगे की यात्रा के लिए तैयारियां शुरू कर देते हैं। उन चारों नौजवानों में से एक नौजवान थोड़ा सा बदमाश था। वह अपने उन तीनों मित्रों से कहता है, भाइयों, इस बूढ़ी औरत ने हमारी रात भर खातिरदारी की है, हमें अच्छा भोजन खिलाया, सोने के लिए अच्छी जगह दी, रात भर यहाँ सर छुपाने के लिए एक अच्छा मकान दिया और हमने अब तक उसके लिए कुछ नहीं किया। वह बूढ़ी औरत अकेले ही खेतों में काम कर रही है। क्या हम सभी यहाँ से जाने से पहले इस बूढ़ी औरत की मदद नहीं कर सकते? उस बदमाश नौजवान ने मन ही मन यह योजना बना ली थी कि वह किसी तरह से भी उस बुढ़िया से पोटली हासिल करके ही रहेगा। बाकी के तीनों मित्र उसकी बातों में आ जाते हैं और वे सभी मिलकर उस बुढ़िया की मदद करने अर्थात खेतों में काम करने के लिए चल पड़ते हैं। वे सभी मिलकर खेतों का काम कर ही रहे थे कि तभी वह बदमाश नौजवान अपने बाकी तीनों मित्रों से कहता है, मित्र, मुझे जोरों की प्यास लग गई है, मैं जरा उस बूढ़ी औरत से पानी मांग कर लाता हूँ। वह बाकी मित्र भी अब काफी थक चुके थे, उन्हें भी जोरों की प्यास लगी थी, इसलिए वह तीनों मित्र उसे वहां से जाने की अनुमति दे देते हैं। जैसे ही वह बदमाश उस बूढ़ी औरत के पास पहुंचता है, वह उस बूढ़ी औरत से कहता है, माताजी, अब हम यहाँ से जा रहे हैं, कृपया करके हमारे धन की पोटली हमें वापस दे दे। इस पर वह बूढ़ी औरत कहती है, नहीं नहीं, जब तक तुम चारों एक साथ ना हो तब तक मैं वह पोटली किसी को नहीं दे सकती, तुम ही ने। अगला पार्ट देखने के लिए तैयार रहना कल शाम 7 बजे इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।